नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला कासगंज दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने बीजेपी के 8 साल पूरे होने पर सरकार की यहां पर जमकर उपलब्धियां भी गिनवाई हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रतिभा शुक्ला ने भगवान परशुराम की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया है। तो कासगंज दौरे पर पहुंची हुई हैं राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला और बीजेपी के 8 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनवाई हैं और बीजेपी सरकार की जमकर तारीफ भी की है। इसके साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि भगवान परशुराम की मूर्ति पर माल्यार्पण किया है। कासगंज दौरे पर राज्य मंत्री महिला कल्याण बाल विकास मंत्री प्रतिभा शुक्ला कासगंज दौरे पर रहे। इस दौरान गंज डुडवारा कस्बे के परशुराम मंदिर हॉल में बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। वहीं राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने केंद्र में बीजेपी के 8 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाया है। इस दौरान उन्होंने भगवान परशुराम की मूर्ति को माला भी पहनाई। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष संजीव महाजन ने उन्हें भगवत गीता भेंट की। इस मौके पर विधायक हरिओम वर्मा, जिलाध्यक्ष केपी सिंह, पालिका अध्यक्ष संजीव महाजन, मंडल अध्यक्ष भारत गुप्ता समेत तमाम बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो परशुराम मंदिर हॉल में पहुंची थी राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला, जहां उन्होंने भगवान परशुराम की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला का जोरदार स्वागत किया, उनको गीता भेंट की गई और प्रतिभा शुक्ला ने बीजेपी सरकार के केंद्र में 8 साल पूरे होने पर जमकर उपलब्धियां भी गिनवाई हैं। हमें तो कासगंज के लिए भेजा गया था कि आप वहां जाएं और पूरा जिला दिया गया था कि जिसमें जिले में जो कमियां हैं उनको पूरा करने के लिए आप जाएं। तो हम लोगों ने कल मुख्यालय में बैठक रखी और वहाँ जाकर जो कमियां थी, एक तो हमारी प्रमुख आज योजना जो चल रही नल से जल वाली गांव-गांव तक, इस पर हम लोगों ने प्रकाश डाला। और यहाँ पर जब आए हैं तो यहाँ मंदिर हमें मिला तो ये सब लोग मिल गए समाज के, तो इन्होंने बुला लिया तो हम यहाँ भी आ गए। हमारा तो ये मानना है कि परशुराम जी के विचार वास्तव में ऐसे थे कि सर्वधर्म की रक्षा करने वाले, सभी गीतों की रक्षा करने वाले, नारी को सम्मान देने वाले और सब दलित समाज को आश्रय देने वाले, ऐसे परशुराम जी के विचार जो थे तो समाज में आगे बढ़े, इसलिए हम लोग यहाँ भी आ गए। और हम तो ये कहेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि समाज की दिशा आगे बढ़े और उत्तर प्रदेश हमारा नाम रोशन करे, यहाँ पर कोई कमियां न रहे, इसलिए नोएडा के सेक्टर 70 में पैन ओसिस सोसाइटी के लोग लगातार 22 दिनों से बिल्डर की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि बिल्डर ने पिछले 8 सालों से ना ही इन लोगों के घरों की रजिस्ट्री करवाई है और ना ही सोसाइटी में एओए का चुनाव करवाया गया है। लोगों ने रजिस्ट्री के लिए बिल्डर के दफ्तर के लगातार वो चक्कर काट रहे हैं, लेकिन बिल्डर है कि सुनने को तैयार नहीं है। वहीं लोगों ने पुलिस और प्रशासन को भी कई बार शिकायत दी, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो पैन ओसिस बिल्डर की मनमानी सामने आई है। लोग लगातार 22 दिन से धरना दे रहे हैं। बिल्डर की मनमानी से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी। ये कारण तो जी अभी मुख्यतः हमारा रजिस्ट्री और एओए नहीं बनाना है। 2 रुपये 35 पैसा प्लस जीएसटी हमें चार्ज कर रहा है बिल्डर। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ रखरखाव बहुत ही बदतर स्थिति है। जो बिल्डिंगों की प्लास्टर निकल रहे हैं, बेसमेंट में पानी जमा हो जाता है, आए दिन लोग त्रस्त हैं, लिफ्ट रुक जाती है, लिफ्ट की फ्री फॉल हो जाती है। आप अगर हमारे बीच देखेंगे तो ये पूरा मुहिम हमारे यहाँ के सीनियर सिटीजन्स इसको लीड कर रहे हैं।
इस 44 डिग्री टेम्परेचर में सारे सीनियर सिटीजन जो रिटायर्ड लोग हैं वो यहाँ के धूप में बैठते हैं, लेकिन बिल्डर का कोई भी व्यक्ति आके बात करने तक के लिए तैयार नहीं है। तो आज हमारे प्रदर्शन का 22वां दिन है। 22 दिन से हम लोग यहाँ पे बिल्डर के ऑफिस के सामने, जो कि पैन ओसी सेक्टर 70 में है, और ये पटेल इंजीनियरिंग जो मुंबई का है उसका ये प्रोजेक्ट है, और हम लोग यहाँ पे 22 दिन से यहाँ पे लगे हुए हैं प्रदर्शन करने के लिए। सैकड़ों के तादाद में हम लोग रोज इकट्ठे होते हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा मेन मुद्दा है कि रेरा का ऑर्डर आ गया है जिसमें एओए बनाने के लिए बिल्डर को बोला गया, लेकिन बिल्डर एओए नहीं बना रहा है। वो अपने तमाम हथकंडे अपना रहा है कि एओए नहीं बने, और रजिस्ट्री हमने अपना हर पैसा दे दिया है, लेकिन हमारी रजिस्ट्री यहाँ पे नहीं हो रही है। मेन मुद्दे तो यहाँ पे कई हैं, लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पे जो अभी है ये रजिस्ट्री नहीं हो रही है, और रेरा के ऑर्डर के बावजूद भी यहाँ पे बिल्डर एओए नहीं बनने पा रहा है। और यहाँ पे मेंटेनेंस की इतनी बुरी हालत है, ₹2.35 प्लस जीएसटी हम लोग दे रहे हैं, लेकिन मेंटेनेंस यहाँ पे 3 प्लम्बर, 4 इलेक्ट्रीशियन और बिना जीएम के प्रोजेक्ट पैन ओसी सेक्टर 70 का। खबर अलीगढ़ से है, जहां मुस्लिम विश्वविद्यालय के वुमेन्स कॉलेज की छात्रा अध्यक्ष रह चुकी आफरीन फातिमा के घर को सरकार की तरफ से तोड़ दिया गया है। जानकारी के मुताबिक आफरीन के पिता जावेद मोहम्मद उर्फ पंप प्रयागराज में फैलाई गई हिंसा का मास्टरमाइंड है। इस दौरान एएमयू के आफरीन फातिमा के प्रयागराज में आवास को तोड़े जाने के विरोध में छात्रों ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला और मौके पर जमकर नारेबाजी भी की। साथ ही छात्र नेता ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाए और कहा कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रही नुपुर शर्मा पर सरकार कार्रवाई करे, तभी देश का माहौल शांत होगा। वहीं एएमयू के प्रॉक्टर वसीम अहमद ने बताया कि अभी लड़कों ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला है, कोई और मेमोरेंडम नहीं दिया गया है। ये मामला जो होता है, जो पिछले दिनों से बीती हाल है जो देश के बिगड़े हुए, उसी को देखते हुए आज ये प्रोटेस्ट किया गया था। जो आपको पता है, जो बीजेपी के स्पोक्सपर्सन है नुपुर शर्मा, जिन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया जो नाकाबिले बर्दाश्त था, उसी के ऊपर पूरे देश में एहतजाज हो रहे हैं, जगह जगह एहतजाज हो रहे हैं। आज भी एहतजाज उसी से रिलेटेड एहतजाज था, और नुपुर शर्मा को जेल के अंदर बंद करवाना और अरेस्टिंग की डिमांड थी कुल मिला के। पूर्व स्टूडेंट यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है उसका, और वुमेंस कॉलेज की प्रेसिडेंट भी नहीं थी आफरीन फातिमा, उसके घर को डैमेज कर दिया गया है। मतलब आज के वक्त में हिंदुस्तान के अंदर न कोर्ट है, न कोई जज है, न कोई वकील है, सब गवर्नमेंट हो गई है। और हम इसके पुरजोर मजम्मत करते हैं, और हम एहतजाज करने आए हैं कि आफरीन फातिमा के साथ बहुत गलत किया है, और हम लोग ये चाहते हैं कि उसके घर को जो बर्बाद किया है गवर्नमेंट, उसको उसका जितना भी पैसा का घर था वो सब वापस करें। और दूसरी चीज़, मेरा सवाल ये है कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? मतलब वो जो औरत है उसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान का माहौल ख़राब हो रहा है। हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रही है वो, और उसके बाद उसे ही शह दी जा रही है। और कल 2 मासूम बच्चों की जो हत्या हुई है उसकी जिम्मेदार भी नुपुर शर्मा है। उसको गिरफ्तार करें, उसको सज़ा दें। अलीगढ़ में अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां थाना बन्ना देवी क्षेत्र में एक महिला ने बच्चे न होने पर जालसाजी करके बहन के बेटे को हथिया लिया। महिला बच्चे के माता पिता को बच्चे से मिलने नहीं देती, और जब उन्होंने अपने बच्चे को वापस मांगा तो उनके साथ मारपीट कर दी। साथ ही अभद्र व्यवहार करते हुए जान से मारने की धमकी देकर घर से भगा दिया। वहीं पीड़ित ने अपनी साली और उसके पति पर बच्चा वापस न देने का आरोप लगाया और अपने बच्चे को लेने के लिए एसीएम सेकंड के यहां प्रार्थना पत्र देकर मदद की गुहार लगाई है। वहीं एसीएम ने पीड़ितों को भरोसा दिया है कि जल्द ही बच्चे को सुपुर्द कर दिया जाएगा। जी सर, मेरी बहन है, बड़ी बहन है मेरी, जमालपुर में रहती हैं। मेरी बहन का नाम है शबनम, उनके शौहर का नाम है नईम। उनके पास मेरा 4 साल का बेटा है सर, जो बेटा मैंने अपना गोद दिया था उसको, गोद मैंने कोई लिखा पढ़ी से नहीं दिया सर। मेरे बच्चे से मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। 1 साल से मेरे बच्चे को मुझे देखने तक नहीं दिया उन लोगों ने। और मेरे शौहर जाते हैं
तो वो हमें गंदी गंदी गालियाँ देते हैं और हमें मारपीट की हमारे साथ जबरदस्ती करते हैं। अच्छा, बच्चा देने का रीजन क्या था? रीजन ये था सर, मेरी बहन को बच्चे नहीं होते, मुझे सबने कहा, मेरे माँ बाप ने, बेटा तू दे दे। मैंने कहा चलो, मैंने अपना पहला बेटा दिया सर, मुझ में पहली बेटी है। मेरा बच्चा मुझे आते एक पूरे 2 साल हो गए, 1.5 साल मुझे मेरे बच्चे से सर बिल्कुल नहीं मिलने दिया जा रहा है, देखने तक नहीं दिया जा रहा मेरे बच्चे को। ये हमारा बच्चा है उनके पास। और वो पहले तो आता जाता रहता था। जब किसके पास है आपका बच्चा? हमारी साली के पास है। अच्छा, क्या कह के लिया था उन्होंने ये कह के लिया था कि देखो हमारे बच्चे हो नहीं रहे हैं, और क्या बोलते हैं, हमारी साली जो स्टेशन में चली गई थी जी, परेशान रहती थी बहुत। तो हमने कहा चलो हमारा बच्चा है, जैसे तुम्हारा बच्चा माँ आता जाता रहता था। अब उन्हें पता चल गया कि उनके हस्बैंड में कमी है, बच्चा नहीं हो सकते उनके, तो उन्होंने हमारे बच्चे पे कब्जा कर लिया। हम लोग लेने गए तो हमारा पीट करी, मारपीट करी आपके साथ जो? कितने दिन से बच्चे से नहीं मिलने दिया आपको? हो गए 1.5 साल करीब। खबर लखनऊ से, जहां एक युवक का हर्ष फायरिंग करते हुए वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक युवक गाड़ी में बैठकर फायर करता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि युवक का नाम शॉन बताया जा रहा है, जो दुबग्गा काकोरी क्षेत्र में हार्डवेयर की शॉप चलाता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि पुलिस की इतनी सख्ती के बाद भी युवाओं पर फायरिंग का जुनून चढ़ा हुआ है। तो लखनऊ से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। हर्ष फायरिंग करते हुए ये वीडियो वायरल हो रहा है। मथुरा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। मामला गोवर्धन मथुरा रोड पर मौजूद बिरला स्कूल के पास का है, जहां यूपी रोडवेज की तेज रफ्तार से आ रही बस रोड खराब होने के चलते अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 75 यात्री सवार थे, जिनमें से 15 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं सूचना पर पहुंचे पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से लोगों को बाहर निकाला और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। यात्रियों ने बताया कि घटना में सबसे ज्यादा लापरवाही ड्राइवर की है। साथ ही परिवहन निगम समय पर बसों की फिटनेस और बस सर्विस नहीं करवाते, जिसके चलते आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन इस घटना से कोई सबक लेता है या फिर ऐसी अनदेखी होती रहेगी। पूरा प्रशासन दोषी है इसका, वो ये जिम्मेदार नहीं है बस वाला, पूरा प्रशासन जिम्मेदार है। आंखें मूंद रखी है पूरे प्रशासन ने। ये रोड पे काम बंद पड़ा है, क्यों बंद पड़ा है कोई पूछने वाला नहीं है। आज इतने लोग परेशान हो रहे हैं इस रोड के पीछे, लोगों की गाड़ियां खत्म हो गई, बाइक खत्म हो गई, लोगों की जिंदगी आराम कर रखी है। पूरा प्रशासन जिम्मेदार है इस बात के लिए। मैं महेश गोयल डीक से हूँ, आप मेरी बात को जितना आगे तक पहुँचा सकते हैं पहुँचा दीजिए। आज ये 2 लोगों की 4 लोगों की जान नहीं गई, ये 100, 200, 500 लोगों की जान जाएगी और डेली जाती रहेगी। ये बस पलटी है, कहाँ पे पलटी है समय पे? ये बस यहीं पलटी है, आप देख रहे हैं चारों तरफ। पूरा प्रशासन जिम्मेदार है जचौना खामली के बीच में। इस बात के लिए सीएम योगी जिम्मेदार है। सीएम योगी ने अभी दौरा किया है मथुरा का, वृंदावन का, वो इस बात के लिए जिम्मेदार है। उन सबको कटघरे में खड़ा किया जाए जो इस एक्सीडेंट के जिम्मेदार है। कोई कुछ नहीं कह सकता इन पुलिस वालों की, आप भगत में लगी रहती है दुनिया। मथुरा के राया क्षेत्र में कोयल रेलवे फाटक के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक सेंट्रो कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग इतनी बढ़ गई कि आग की लपेटों में आकर कुछ ही मिनटों में कार जलकर पूरी तरह से राख हो गई। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने आग को बुझाने की काफी कोशिशें की, लेकिन आग नहीं बुझ सकी। कार चालक हरिओम के मुताबिक वो कार रोककर पानी खरीदने गया था, लेकिन जब वो लौट कर आया तो देखा कि कार आग का गोला बन चुकी है। तो मथुरा से ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एक कार अचानक आग का गोला बन गई। देखते ही देखते
कार में लगी आग ने पूरी कार को अपनी जद में ले लिया और कार पूरी तरह से जल गई। अचानक मतलब हम यहाँ पे राय पार करके पानी बोतल लेने के लिए रुके और वो पीछे मतलब पीछे के टायर से होके आग लग गई उसको। नहीं कुछ नुकसान भी हुआ है? नुकसान बस बैग में 1 लाख रुपए थे वो जल गए और एक फोन। इसी बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बारे में आपको बता देते हैं। नगर निगम बोर्ड की बैठक हो रही है लखनऊ में। महापौर संयुक्ता भाटिया के बैठक में मौजूद हैं। नगर आयुक्त अजय द्विवेदी भी बैठक में शामिल हैं। तो विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे नगर निगम के अधिकारी। बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां नगर निगम की बैठक हो रही है। महापौर संयुक्ता भाटिया बैठक में मौजूद हैं और नगर आयुक्त अजय द्विवेदी भी बैठक में शामिल हैं। वो भी पहुंचे हुए हैं। विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे नगर निगम के अधिकारी। लखनऊ में नगर निगम बोर्ड की बैठक हो रही है। इस बैठक में महापौर संयुक्ता भाटिया भी मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बैठक की लखनऊ से, जहां नगर निगम बोर्ड की बैठक हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, उसी धारा में लिखा हुआ है नीचे जो हमने तो धारा 177 का कोई महत्व नहीं है। या तो धारा 177 को अशोक चौक सड़क भी है, जहाँ पेयजल भी है, जहाँ मार्ग प्रकाश की व्यवस्था भी है, वहाँ हम हाउस टैक्स और वाटर टैक्स नहीं, कमर्शियल टैक्स नहीं ले रहे हैं। जो आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करा। वहीं दिल्ली के ईडी कार्यालय में नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से पूछताछ खत्म हो चुकी है, जिसे लेकर कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन भी कर रही है। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में ईडी कार्यालय पर भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। बता दें कि पुलिस ने पहले ही कांग्रेस कार्यालय दफ्तर के बाहर प्रदर्शन न करने के लिए नोटिस चस्पा किया हुआ था। बावजूद इसके कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर लखनऊ में प्रदर्शन किया। तो कई कांग्रेसियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। राहुल गांधी को आज ईडी में पेश होना था। राहुल गांधी ईडी में पेश होने पहुंचे भी, उनसे पूछताछ की गई ईडी के अधिकारियों ने और राहुल गांधी से पूछताछ खत्म हो चुकी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से संवाददाता सैफुद्दीन खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सैफुद्दीन, लखनऊ की सड़कों पर आज राहुल के समर्थन में उतरे कांग्रेसियों की कैसी तस्वीर देखने को मिली और क्या कुछ मांग कर रहे थे ये प्रदर्शनकारी? आपको बता दें, ईडी की जांच के लिए जैसे आदेश जारी हुआ है, उसके बाद जो है यहाँ कांग्रेस कार्यालय में चप्पा कर दिया गया और यही कहा गया कि कोई भी जो है प्रदर्शन नहीं होगा। एक धारा 144 लागू है। उसके बावजूद भी कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है अपने हुजूम के साथ बाहर निकले, ईडी का ऑफिस में पहुंचे। यहाँ पर लखनऊ के अंदर रोडों पे जो है हंगामा किया, पुलिस से भी हाथापाई हुई। है कि ऐसे आला अधिकारियों को पहले चिन्हित कर दिया था कि किस तरह की भी कोई घटना होती है तो उसके जिम्मेदार खुद होंगे। आला अधिकारियों ने फिर अपने क्षेत्र के अधिकारियों को जो है सूचित किया और कहा जिस तरह की भी कोई भी मामला होगा उनको गिरफ्तार किया जाएगा। मगर हौसला बुलंद जो है कांग्रेस का था और वो जो है धींगा धींगा से निकल करके विधानसभा के पास भी पहुंचे हैं और जो ईडी का ऑफिस था वहां भी पहुंचने में कोई भी चूक नहीं करी। मगर जब आप पहुंचे हैं तो पुलिस से हाथापाई भी हुई और गिरफ्तार करके उनको जो है दूसरी स्थान में भेज दिया गया। मगर जगह जगह पे ये इस बात का एहसास दिलाते रहे कि कोई भी जो है कांग्रेस का कार्यकर्ता जो था इस बात का एहसास दिलाता रहा कि मेरे आला अधिकारी को या किसी मंत्री को कोई चोट आएगी या कुछ ऐसा मामला सामने आएगा, ईडी की जांच होगी या सीबीआई की जांच होगी तो हम रोडों पे बाहर निकलने में मजबूर हो जाएंगे और सरकार को इस बात का दिखा देंगे कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अभी भी जिंदा है। जी ठीक है सैफुद्दीन खान जी, और पुलिस की तरफ से कितने कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया? क्या कुछ एक्शन पुलिस का देखने को मिला लखनऊ की सड़कों पर?
फिलहाल उन्होंने इस बात का एहसास दिला दिया कि उनको गिरफ्तार करना, हजरतगंज चौराहे से गिरफ्तार करना शुरू किया था, जिसमें 5 गाड़ियां वहां उस टाइम जो गिरफ्तार हुई थी, 5 गाड़ियों में भर करके उनको जो है दूसरी स्थान पे पहुंचाया गया था। फिलहाल अभी भी कहीं न कहीं जो है जो कार्यकर्ता है जोश में है, आक्रोश में है कि कहीं न कहीं निकल के बाहर आए, मगर जो है कांग्रेस कार्यालय पे जो है अंदर ही जो है ग्राउंड में जो है उनको नजर बंद कर दिया गया। बड़े नसरुद्दीन सिद्दीकी जो है पहचान थे उनको नजर बंद कर दिया गया था। ऐसे कांग्रेस के बड़े जो नेता थे उनको कहीं न कहीं सुबह से नजर बंद किया गया था, मगर जो उनके कार्यकर्ता हैं जिनको जोश था, जिनको जज्बात था, वो लेकर के बाहर तो निकल के आए, मगर कहीं न कहीं पुलिस से जो है आता गए होने के बाद भी अपनी बातों को नहीं रख दिया और उन्होंने यही कहा कि मेरे जो है किसी को भी जो है किसी तरह के ईडी के चापे में कोई खींचा जाएगा तो कहीं न कहीं कांग्रेस जो है प्रदर्शन करने में मजबूर रहेगी। जी ठीक है सैफुद्दीन खान, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं हमीरपुर में बीजेपी की तरफ से गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मंत्री अनिल राजभर, मंत्री संजय निषाद और मंत्री सोमेंद्र तोमर ने शिरकत की। यह कार्यक्रम अंबेडकर पार्क में रखा गया था। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के बाद तीनों मंत्री पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक विकास कार्यों को लेकर की जाएगी। खबर बंदायूं से है, जहां दातागंज तहसील क्षेत्र में बने राजकीय आश्रम पद्धति आवासीय बालिका विद्यालय का राज्य मंत्री असीम अरुण ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्कूल में लाइट की व्यवस्था और बच्चों के रहने वाले कमरों में गंदगी देखकर राज्य मंत्री ने स्कूल स्टाफ से काफी नाराजगी व्यक्त की। आगे उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद विद्यालय खुलने वाला है और बच्चों के रहने और पढ़ने वाले कमरों की अभी तक कोई साफ सफाई नहीं हुई है। विद्यालय की साफ सफाई कराने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले खराब खाना खाने से इसी स्कूल में पढ़ने वाले 28 लड़कियों की तबीयत खराब हो गई थी। उस वक्त भी यह आवासीय विद्यालय काफी सुर्खियों में रहा था। हमारी प्रिंसिपल हैं, बाकी टीचर्स हैं, उनको मैंने निर्देशित किया है कि बच्चियों के आने से पहले व्यवस्था खूब अच्छी हमारी हो। जो बच्चे आए हॉस्टल में रहने के लिए और स्कूल में पढ़ने के लिए, तो उनको अच्छे संस्कार दिए जाए, साफ सुथरी व्यवस्था दी जाए और बहुत अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था दी जाए। कुशीनगर के गांव बांसगांव में युवक ने डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवक लंबे समय से अपना घर नहीं होने से परेशान था, क्योंकि दबंग लोग ना तो उसका घर बनने दे रहे थे और ना ही जमीन के बदले लिए 75,000 रुपए वापस कर रहे थे। वहीं मामले की जानकारी पुलिस को लगी तो पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है। खबर नोएडा से, जहां सेक्टर 58 पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। तो नोएडा के सेक्टर 58 नोएडा पुलिस के हाथ ये सफलता लगी है। पुलिस और गोमांस तस्कर के बीच में थाना क्षेत्र के सेक्टर 62 छोटा डी पार्क के पास ये मुठभेड़ हुई। इस दौरान गोली लगने से एक तस्कर जुनैद, जो डासना का रहने वाला था, उसको गिरफ्तार किया गया है। बदमाश के कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा और 2 जिंदा कारतूस समेत कई चीजें पुलिस ने बरामद की हैं। देखिए, कल सेक्टर 62 के गोलचक्कर पे एक संदिग्ध पिकअप को रोक करके चेक किया गया था। उसमें काफी मात्रा में गोमांस था। हम लोगों ने वहाँ 3 व्यक्तियों को वहाँ से पकड़ा। तीनों का नाम, एक का नाम रिजवान, एक सजाद, दूसरा सिराजू, तीसरा। ये तीनों डासना के रहने वाले हैं और इन लोगों से पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये डासना के आसपास के एरियाज में ये इलीगल स्लॉटरिंग करते हैं और बाकी इस तरह के जो ये गोमांस उसको लेकर के गाजीपुर में जाकर बेचते हैं दिल्ली में। उसके बाद हम लोगों ने उसमें से यहाँ पे जो ये 3 पकड़े गए थे, उनका एक साथी था जुनैद, वहाँ से वो फरार हो गया था। हम लोगों ने उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। आज उसके यहाँ से मूवमेंट करने की सूचना थी
हम लोगों ने इंटरसेप्ट किया उसको यहाँ पे, जहाँ पे है ये सेक्टर 62 के डी पार्क का एरिया है। यहाँ पे इसने हमारी टीम पे अटैक किया, जवाबी कार्रवाई हुई, घायल हुआ है और ये इसको हॉस्पिटल भेजा है। इसका नाम जुनैद है। और नोएडा से संवाददाता कंचन भारद्वाज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कंचन, क्या कुछ पूरा मामला है? पुलिस को कैसे जानकारी मिली कि गौ तस्कर इस रास्ते से गुजरने वाला था? क्या कुछ पूरा अपडेट है? देखिए विवेक, नोएडा पुलिस और गौमांस तस्करों के बीच ये डी पार्क के सेक्टर 62 में मुठभेड़ हुई है। और मैं आपको बता दूं विवेक, ये कल की बात है, पुलिस ने 4 गौ तस्कर थे जो पिकअप गाड़ी में ये गौ जो मांस था उसको लेकर आ रहे थे। उसके बाद में ये जुनैद नाम का जो तस्कर था ये वहां से भाग गया था, जिसकी पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी गिरफ्तार करने की। आज सुबह पुलिस ने डी पार्क के पास में पुलिस और इसके 2 तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में जवाबी कार्रवाई के दौरान जो पुलिस की तरफ से गोली चलाई गई, जिसके तस्कर के पैर में लग गई, जिससे वो घायल हो गया। विवेक, ठीक है, बहुत शुक्रिया कंचन तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो नोएडा में पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़ हुई है। इसी बीच नोएडा से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां एक्शन मोड में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं। तो नोएडा से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है ब्रजेश पाठक ने। डिप्टी सीएम ने अस्पतालों में दस्तावेजों की भी जांच की है। अस्पताल में कई खामियां मिली हैं, मरीजों से बातचीत कर उनका हाल भी जाना है डिप्टी सीएम ने। नोएडा से बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक्शन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक है। जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है और अस्पतालों में दस्तावेजों की जांच भी की है। इसके साथ ही अधिकारियों को नोटिस जारी करने के आदेश भी दिए हैं। बड़ी खबर, अधिकारियों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। मरीजों से मिलकर के उनका हालचाल भी ब्रजेश पाठक ने जाना है। तो एक्शन मोड में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नोएडा में नजर आए। जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, दस्तावेजों की जांच की। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों पर जिनकी लापरवाही पाई गई है, खामियां पाई गई हैं, संबंधित विभागों को और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करने का आदेश भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से दिया गया है। फिलहाल अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार।